हेलो गाइस, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आ गए हैं आपके सामने लेकर के अनसॉल्व फिजिक्स क्लास 10 में सेट नंबर 3 2011 का। इससे पहले हम लोग 2011 के 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं और 2010 के 6 सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी उन सेटों को नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में उन सेटों को देख सकते हैं और वहाँ से उसका प्रॉफिट पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके बैठ जाइए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 2011 का तीसरा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम बता दें आपको, पहले जो 4 क्वेश्चन होते हैं, पहले के 4 वो ऑप्शनल आएंगे और उसके बाद दूसरे के 3 होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, और उसके बाद के जो 2 होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स कवर करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से जो फिजिक्स है वो 25 नंबर की, और 25 नंबर की केमिस्ट्री, और 20 नंबर की बायोलॉजी, और 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पणों में केवल 2 ही दर्पण ऐसे हैं जो छोटा, 2 नहीं एक्चुअली 1, जो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो दूसरा वाला होता है अवतल, वो आभासी नहीं बनाता है, वो वास्तविक बनाता है, क्योंकि उसके प्रतिबिंब सारे सामने बनते हैं। और अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए, उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु चाहे जहाँ रखी हो उसका प्रतिबिंब जो है वो एफ और सी के बीच में बनता है, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनता है। तो इसमें जो होगा इसका आंसर, दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो हमारा एक ही दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों में लेंस अलग अलग लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, ये इतना ही क्वेश्चन लिखा था, प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बाद लिखा था का मान दिशा एवं दोनों मान एवं दिशा दोनों दिशा में परिवर्तनीय है। और दूसरा ऑप्शन था का मान एवं दिशा दोनों दिशा में अपरिवर्तनीय है, का मान दिशा परिवर्तनीय है, और मान परिवर्तनीय है। इस तरह से ऑप्शंस थे। तो जो सही होगा इसमें वो सही होगा प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा दोनों दिशा में परिवर्तनीय है। देखो, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स ऐसी धारा जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं और उसका जो परिमाण होता है वो जितना माइनस में होता है उतना ही प्लस में होता है, तो बराबर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राफ की, तो उसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये ग्राफ होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ये 0, ये ऊपर इधर प्लस में और ये इधर नीचे माइनस में। तो जितनी उसकी आवृत्ति प्लस में होती है उतनी ही माइनस में होती है। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ साथ दिशा भी बदले तो वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जो बैटरी वाली करंट होती है वो हमारी दिश धारा होती है, डायरेक्ट करंट। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसका ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें धारा जो प्राप्त होती है वो कम ज़्यादा नहीं प्राप्त होती है, वो समान मात्रा में धारा प्राप्त होगी, और जब तक बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी तब तक प्राप्त होगी, और डाउन हो जाएगी उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 0, खत्म। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेबर मात्रक है। वेबर जो मात्रक होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इसके मात्रक एक्चुअली 3-4 तक होते हैं। एक तो यही हो गया वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर, और दूसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और तीसरा होता है टेस्ला, और चौथा होता है गॉस। तो ये इसके मात्रक होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का न्यूमेरिकल है ये। एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखो, फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। तो N बराबर क्या होगा, Q बटे E। अब पूछा क्या है, धारा दी है, धारा कितनी है 1.6 एम्पियर, तो Q बराबर क्या होता है IT बटे E। अब I 1.6 एम्पियर है, और जो टाइम है वो प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे ये कट जाएगा और 10 की घात 19 ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 10 की घात 19, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे दिख लीजिए। तो 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उससे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 10 टू द पावर 19
इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला जो होता है वो Q बराबर क्या होता है यानी, और Q बराबर भी क्या होता है IT। दोनों इसमें फार्मूले लगेंगे, दोनों शामिल कर देंगे आप, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टोटल जो होता है N बराबर IT/E। रख देंगे मान, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। देखो ये हमने पढ़ाया है आपको, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता का मीन्स जैसे हम जब किसी पास की वस्तु को देखते हैं तो हम लोग बड़े गौर से देखते हैं, और जब हम किसी दूर की वस्तु देखते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी आंख के द्वारा देखते हैं जब किसी वस्तु को, तो हम अपनी आंख को एडजस्ट करते हैं, उसकी जो देखने की क्षमता है उसको हम क्लियर फोकस एक बिंदु पर करते हैं जिस पर भी हम देख रहे होते हैं। तो जो नेत्र लेंस के द्वारा जो फोकस है उसको कम या अधिक करने की जो क्षमता है वही हमारी नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, समंजन क्षमता क्या है कि नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप, जिसको भी ये नहीं आता है तो आप लिखेंगे कि नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण c में संबंध बताइए। अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता है n बराबर 1/sin c, ये इसमें रिलेशन होता है। n इक्वल टू 1/sin c, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध ये होता है। n बराबर 1/sin c दिख रहा है यहाँ, n बराबर 1/sin c, हाँ ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किसका कम होता है। तो देखो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी परिभाषा होती है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरे जहां पर अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है, और जब शाम होती है सूर्यास्त होता है तब भी हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो और जब दोपहर होती है तो सूर्य हमें लाल नहीं दिखाई पड़ता है, तब हमें दिखाई पड़ता है, इतनी ज़्यादा उसमें चमक होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। तो सुबह के टाइम और शाम के समय जो सूर्य का कलर है रेड, वो दिखाई देने का रीज़न एक यही होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसकी डेफिनेशन पर जाएं अगर हम, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरे जिसमें बहुत ही छोटे छोटे आकार के सूक्ष्म कण हों, तो वहाँ पर प्रकाश का अधिकांश भाग उसके चारों ओर फैल जाता है, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। देखो जैसे कि यहाँ पर ऐसा माध्यम है, उसमें बहुत सारे धूल कण हैं, तो यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण डाली जाएगी इस तरह से, तो वो इन कणों से टकराएगी, तो इधर माध्यम में फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी। मतलब यहाँ पर जो उसका प्रकाश आएगा वो कम मात्रा में आएगा, उतना नहीं आ पाएगा। तो क्या होता है कि प्रकाश सुबह भी सूर्य में उतनी ही चमक होती है, लेकिन जब प्रकाश इधर से चलता है तो माध्यम में अब नीचे का जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, वहाँ पर जैसे ओस है, पाला, कोहरा, धूल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वो डिस्टेंस कवर करके हमारी आंखों में पहुँचता है सूर्य का प्रकाश, इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है और सूर्य में लाल दिखाई देता है। तो देखो इसकी परिभाषा समझ गए क्या होती है परिभाषा प्रकाश के प्रकीर्णन की, कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरे जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल, धुआं आदि हों, तो प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और अगर हम बात करें इस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो जो हमारा रेड कलर है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। और जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग दिखाई नहीं पड़ता है, रास्ते में कहीं गायब हो जाता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, और जो लाल रंग होता है उसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बल्ब पर, अच्छा इसको साफ कर दें पहले, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिसको भी नोट करना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। बल्ब है और बल्ब पर जो कुछ भी लिखा है वो बता दिया गया, और 220 वोल्ट के मेंस से लगाने पर धारा का मान क्या होगा। देखो P का मान दिया है 60 वाट, V का दिया है 220 वोल्ट, I बताना है, तो P बराबर VIP सूत्र होता है, तो I बराबर P/V। P कितना है 60, V कितना है 220, काट दो तो कितना आएगा 3/11, 3/11 एम्पियर की धारा होगी। और क्या कहता है ऊष्मा का मान, ऊष्मा देखो क्या होता है H बराबर
देखो W बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। अब चूंकि यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है, उसमें कैसे निकल पाएगी। हमें मान मालूम है, P का मालूम है, V का मालूम है। क्या हम यहाँ से R का पता कर सकते हैं? I का भी मालूम है, कितना है 3/11। तो V बराबर होता है IR। तो अगर हम I बराबर तो निकाल ही चुके हैं, R बराबर देखें तो V/I। V कितना है 220 वोल्ट, और बटे में कितना आएगा I कितना है 3/11, तो 3/11। तो ये हो जाएगा हमारा R का मान 220। 22 का गुणा इससे कर देंगे तो 22 दाम 220, ऐसे लिख दो, काटो छाटो ना, कटेगा तो आया नहीं। 220 इंटू 11/3। अब जो सूत्र होता है वो W बराबर V इंटू क्यू, और V बराबर क्या होता है IR, Q बराबर क्या होता है IT। तो ये क्या आ जाएगा I²RT, बट यहाँ पर T हमको नहीं मालूम है। क्या T निकाल सकते हैं? T भी नहीं निकाल सकते हैं। तो कोई ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें T ना आता हो। क्या ऐसा कोई फार्मूला है? H बराबर, देखो W जो होता है उसी की जगह पर तो ऐसे लिखा जाता है। अब ऊष्मा जो है दो प्रकार से आएगी, या तो जूल में आएगी और या तो कैलोरी में आएगी। तो इसमें क्या करें हम, ऐसा कोई फार्मूला लगा दें जिसमें कि ऊष्मा का मान जो है कि हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे उसमें देखो, यहाँ इस सवाल में कुछ त्रुटि है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक करने पर हमने देखा है अभी जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो टाइम T बराबर जो है वो 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो H बराबर I²RT। I देखो निकाल लिया हमने, कितना है 3/11। तो 3/11 इंटू 3/11, क्योंकि स्क्वायर है, और R की वैल्यू जो है वो कितनी है 220 इंटू 11/3 इंटू टाइम T कितना है 60 सेकेंड। अब देखो ये कट जाएगा, कुछ क्या सारा ही कट जाएगा। 11 से 11 कट गया, 3 से 3 कट गया, 11 दूनी 22, यहाँ 20 आ गया, बटे में तो कुछ बचा नहीं। तो देखो कितना आएगा 20 × 60, 60 का गुणा 60 से करेंगे तो आ जाएगा 3600 जूल। तो ये जूल में आ गई ऊष्मा जो आई है वो कितनी है 3600 जूल। अगर इसे हम निकालना चाहें कैलोरी में तो इसमें 4.2 से डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, हटा दें, नीचे लग जाएगा ये वाला, हाँ नीचे लग जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक है, 60 सेंटीमीटर लंबाई दी है, तो यल बराबर 60 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट के लिए 10 के बाद -2 कर देंगे और ये आ जाएगा 0.6 मीटर। धारा कितनी दी है? I बराबर 3 एम्पियर, और जो तीव्रता दी है वो B बराबर है 1.5। फाइंड क्या करना है हमें? 30 अंश के कोण पर है, थीटा भी दिया है 30 डिग्री। बल फाइंड करना। देखो F बराबर सीधे सीधे फार्मूला होता है F बराबर बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे, F बराबर बिल साइन थीटा। दिख रहा है? दिख रहा है। देखो B कितना है 1.5, I कितना है 3, और L कितना है 0.6, साइन थीटा कितना है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका इधर गुणा कर लो, 15 × 45, और यानी 4.5 इंटू 0.6 इंटू साइन 30 के मान 1/2। काट दो, 2 × 6, 53 15, 5 यहाँ से ले और 3 चौको 12 और 1 13। दशमलव कहाँ पर जाएगा? एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक चला जाएगा। तो ये जो 1.35 आएगा बल आएगा, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1.35 न्यूटन। तो ये न्यू क्वेश्चन है, नया है, अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो इसको ध्यान से देखें, और ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसको कॉपी पर ज़रूर से नोट करें। तो चलिए, इस तरह से हमने अभी तक सेट नंबर 3 सॉल्व कर लिया है 2011 का। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।